हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है और आज हम कक्षा 10वीं का जो बुक है हमारे इतिहास उसका सेकंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। बेटा पहले टाइटल समझ लेते। इंडिया में नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। कहते नहीं बहुत बड़ा देशभक्त है, देश के प्रति बहुत प्यार है, यानी कि बहुत बड़ा देशभक्त है और प्लस में मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। जो ये भावना है प्रेम की भावना और किस चीज की? बलिदान की भावना। तो इसी भावना को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति मतलब के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमें ये बताना है, हमें ये समझना है कि हमारे देश में जो लोगों में देश के प्रति प्रेम और बलिदान की जो भावना का विकास हुआ और कब एकजुट हुए लोग और उन्होंने किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कैसे, कब, कौन एक व्यक्ति था जिसने लोगों को एकजुट किया? तो आज इस क्लास में यही सब देखेंगे। आपको मैं बता दूं 1600 ईस्वी में, वैसे 1608 है लेकिन 1600 ईस्वी में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटा इसका जो भारत में आने का उद्देश्य था, भारत में ये किस लिए आई थी? ये ब्रिटेन से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और इसका आने का मकसद था कि हम क्या करेंगे? इंडिया बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश था, हम यहाँ पर जाके व्यापार करेंगे, अपना सामान बेचेंगे। उस समय आपको पता है रजवाड़े थे, राजा महाराजा उनके लिए सामान लेके जाते थे, महंगी महंगी चीजें लेके जाते थे, जिसके कारण राजा महाराजा इन्हें जमीन देते थे कि आप व्यापार कर लो, आपको इन्हें अनुमति दे देते थे। फिर इन्होंने व्यापार करने देखा, फिर इन्होंने कहा ये जो इंडिया वाले लोग हैं, क्योंकि उस समय भी धर्म बहुत से धर्मों में बटा होता, तो इन्होंने देखा कि ये जो इंडिया वाले लोग हैं धर्म के नाम पर आपस में ही लड़ते रहते हैं, क्यों ना इन्हें और लड़ाया जाए और इन पे शासन किया जाए। तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ा कर उन पे काबिज हो जाना। इस तरीके से मकसद इनका व्यापार का था। जो इनका मकसद तो किसका था? व्यापार करने का मकसद था, लेकिन इसने हमें क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। इंडिया को क्या बना लिया? गुलाम। बेटा गुलाम को एक शब्द से डिनोट किया जाता है जिसका नाम है, जिसे कहते हैं उपनिवेश। क्या कहते हैं? उपनिवेश। ये आता है कई बार, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। इसने हमें गुलाम बना लिया और जब 1857 तक हम ईस्ट इंडिया के कंपनी के गुलाम रहे और जब 1857 में आपको पता है क्रांति हुई थी, 1857 में क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद ये जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के जो ब्रिटिश क्राउन था, जो वहां की महारानी थी, क्राउन था, जो ताज था, उसके हाथ में चला गया। तो बेटा हम जो उपनिवेश थे कुल मिला के हम किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन देश के। ठीक है, ब्रिटेन देश के हम ये उपनिवेश थे। अब होता क्या है आपको पता है, बहुत सा शोषण हुआ, बहुत सी बातें चलती रही। चलते चलते इस चैप्टर में जो मेन है ना, वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए महात्मा गांधी के आवागमन, उनके आने के बाद से ही एक तरीके से मॉडर्न इतिहास चालू है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत पीछे का देखेंगे और महात्मा गांधी जब आए उनके बाद क्या क्या घटना हुई वो घटनाक्रम से ही देखेंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहले देख लेते हैं 1914 से 1918। बेटा पेपर में भी आता प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914, 4 प्लस क्या 1918। 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। बेटा जब युद्ध होता है या तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है या फिर दो ग्रुप्स के बीच में होता है। यहाँ पर ग्रुप्स के बीच में हुआ था और विश्व स्तर पे हुआ था। विश्व के अनेक देश इसमें शामिल थे। एक जो खेमा था, एक जो ग्रुप था, एक जो खेमा था, एक समूह, एक ग्रुप जो था वो कौन सा था? मित्र राष्ट्र का। कौन सा? मित्र राष्ट्र का। ठीक है,
और दूसरी तरफ जो उनके विरोधी थे वो कौन से ग्रुप से थे, उनके ग्रुप का नाम क्या था, केंद्रीय शक्तियां। बेटा मित्र राष्ट्र में ज्यादातर पावरफुल देश थे जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब पावरफुल देश एक तरफ थे, ये एक साथ किसके खिलाफ लड़ रहे थे, ऑस्ट्रिया हंगरी। बेटा ऑस्ट्रिया हंगरी आगे चल के डिवाइड होता है, पहले जब प्रथम विश्व युद्ध के समय ये पूरा एक ही साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया हंगरी। तुर्की, बेटा उस समय ओटोमन साम्राज्य के नाम से तुर्की को जाना जाता था, और जर्मनी और बुल्गारिया। अब इनके बीच में होता है विश्व युद्ध। भारत किसका गुलाम है, ब्रिटेन का, ठीक है। युद्ध में क्या चाहिए, हथियार चाहिए, हथियार के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, प्लस में उस युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, ठीक है। अब ब्रिटेन को, अमेरिका, सबको पैसे का इंतजाम करना था। अब जो हमारे गुलाम देश है, इनके जो गुलाम देश थे उन्हीं से इन्होंने पैसों का इंतजाम किया। कैसे किया, हम मेनली ब्रिटेन की बात करेंगे क्योंकि इंडिया की बात करनी है, इसलिए ब्रिटेन का गुलाम कौन था, इंडिया उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश, मतलब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या हुआ था हमारे देश में, तो इन लोगों ने क्या किया, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो आपको पता है रक्षा व डिफेंस एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो गई। कैसे, क्योंकि युद्ध में आपको पता है हथियार चाहिए, बारूद चाहिए, और उसे खरीदने के लिए पैसा, ठीक है। जो खर्च, जो व्यय रक्षा वाले सामान तंत्रों पे किया जाता है, जैसे मिसाइल, बंदूक, ठीक है, बम, इन सब पे जो व्यय, जो खर्च, व्यय मतलब खर्च, जो खर्च किया जाता है उसे रक्षा व्यय कहते हैं। अब रक्षा व्यय में जाहिर सी बात है इजाफत होगा, बढ़ोतरी हुई, तो पैसा चाहिए। और तो इन्होंने क्या किया, इंडिया में जो टैक्स लगाते थे ये, उनमें क्या कर दी, वृद्धि की। आप पहले इतना देते थे, अब हमें बढ़ा के दीजिए। और साथ में इन्होंने क्या कर दिया, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया, और एक नया कर चालू कर दिया, आयकर शुरू कर दिया। अब बेटा जब इनसे क्या हुआ, ध्यान से समझना, करों में वृद्धि हुई। अब किसान या जो भी कर दे रहे थे उन्होंने अनाज के दाम और सब चीजों में वृद्धि हो गई, क्योंकि उन्हें ज्यादा देना तो फिर वो भी पीछे से ज्यादा लेंगे। तो फिर जब ज्यादा लिया तो समाज में क्या आ गई, महंगाई हो गई, कीमतें क्या होने लगी, दोगुनी, क्योंकि उन्हें लगान ज्यादा देना था, इसलिए सामान बेचने के सामान जिस रेट पे बिक रहा था वो भी बढ़ा दिया, क्योंकि लगान भी बढ़ा के देना था, इसलिए सामान का दाम भी बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो क्या हो गई, महंगाई हो गई। और 1913 से 18 के बीच में तो कीमतें इतनी बढ़ गई बेटा, इतनी बढ़ गई, दोगुनी हो गई। अगर कोई चीज 50 की मिले तो 100 में, कोई चीज 10 की तो 20 में, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब मैंने आपको बताया ये तो मामला हो गया जो युद्ध में लड़ाई के लिए हथियार चाहिए, करों में वृद्धि, आयकर शुरू कर दिया, और सीमा शुल्क शुरू कर दिया, और रक्षा में इजाफा हुआ, जिसके कारण से सब हुआ। और अब आ जाते हैं बेटा सैनिकों के ऊपर। युद्ध में चाहिए सैनिक, इन्होंने क्या किया, गांव से जबरदस्ती सैनिक उठाए और युद्ध में भेज दिए, बिना उनसे पूछे आप बस युद्ध में जाए। हालांकि इन्होंने यहाँ तक हमसे कहा था इंडियन से कि यदि हम विश्व युद्ध जीतते हैं तो हम आपको क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। गांधी जी से भी कहा था, जब गांधी जी इसी युद्ध के बीच में आएंगे 9 जनवरी 1915 में, गांधी जी से भी कहा था, तो गांधी जी ने भी लोगों को प्रोत्साहित किया, हाँ आप युद्ध में शामिल होइए ताकि हमें आजाद कर दे। लेकिन जब 1918 में युद्ध समाप्त हुआ तो ये कह रहे कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, हम क्यों आजाद कर दें। तो फिर एक तरीके से इन्होंने धोखा किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गांवों में क्या चाहिए थे, सिपाही, तो गांव से इन्होंने गांव से क्या कर दिया, इन्होंने सिपाही भरने चालू कर दिए जो युद्ध में उनके तरफ से लड़े, ठीक है। अब कैसे भर्ती हो रही थी, एक तो बेटा खुद से जाके लड़ो, और एक जबरदस्ती भेजा जाए, तो जबरदस्ती के लिए जबरन भर्ती हुई, ठीक है।
और इसी बीच में 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच में जो हमारा देश था उसमें कई जगहों पे फसलें खराब हो गई और एक महामारी फैल गई, जिसका नाम जो महामारी थी फ्लू की महामारी फैल गई थी। फिर जब 1921 में जनगणना हुई तो पता चला हम 120 से 130 लाख लोग मारे गए महामारी के कारण। कितने? 120 से 130 लाख लोग। ठीक है बेटा। उन जनगणना क्या होती है? जन मतलब जनता, गणना मतलब गिनना, जनता की गणना होती है 1921 में। बेटा 1921 में प्रत्येक 10 वर्षों में, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। ठीक है। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। सेकंड कब हुई? 1881 में। ये अनियमित थी, यानी कि हर 10 वर्ष में नहीं हुई। लेकिन जो नियमित जनगणना थी वो 1881 से चालू है। ठीक है। पहले 1881, फिर हर 10 साल बाद जनगणना होती थी। जैसे कि 2001 में हुई, उसके बाद 2010 में, पहले 2001 में, फिर 10 प्लस के 2011 में, फिर 2011 में, फिर 10 प्लस के 2021 में। लेकिन कोरोना आ गया था, आपको पता, इसलिए जनगणना हो नहीं पाई। अब हो रही है, जब ऑफिशियल डाटा आएगा तब उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन नियमित जनगणना कब से चालू हुई? 1881 में। और वैसे पहली या फिर अनियमित जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। युद्ध कौन से? अच्छा, इतने लाख लोग मारे गए, ये युद्ध के परिणाम निकले। जब युद्ध खत्म हो गया तो युद्ध 1918 में खत्म हो गया, तो जीता कौन था? जीता ये था, ये खेमा था। कौन सा जीता था? ये मित्र राष्ट्र वाला जीता था। ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। आपको पता है ब्रिटेन वालों ने कहा था हमारे युद्ध में साथ दो तो हम क्या कर देंगे, आपको आजाद कर देंगे। लेकिन बाद में ये अपनी बात से ही पलट गए। इन्होंने कहा कौन से आजादी? कहा हमने कुछ लिख के दिखाया आपको? लिख के दिया? सबूत दिखाओ। सबूत था नहीं। इसलिए कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, कौन सा खेमा जीता, कौन कौन से देश थे, और सबसे मेन इसमें क्या क्या 1921 से 22 में कितने, 1921 की जनगणना के हिसाब से कितने लोग मारे गए, किस कंपनी में ने हमें गुलाम बनाया था और किस देश के हम गुलाम थे? ब्रिटेन के हम गुलाम थे, जिसे उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है। अब इसी बीच लोग परेशान थे, लोगों से बहुत शोषण हो रहा था, लोग परेशान थे। इसी बीच, इस युद्ध के बीच, देखो 1914 से 18, इसी युद्ध के बीच 1915 में, 9 जनवरी 1915 में एक व्यक्ति आते हैं जो लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाते हैं, जिन्हें हम देश के पिता के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिनका नाम महात्मा गांधी है। ये बेटा 9 जनवरी 1915 में आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। ये दक्षिण अफ्रीका क्यों आए थे? बेटा पहले इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में इन्होंने बैरिस्टर बने, वकील बने। फिर ये बैरिस्टर बनने के बाद एक सेठ थे जिनका नाम था दादा भाई अब्दुल्ला, उनके केस के सिलसिले में ये कहा गए दक्षिण अफ्रीका गए। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका जो देश है, गर्म देश है, वहां पर कैसे ब्लैक स्किन लोग रहते हैं, तो वो भी गुलाम था। तो वहां पर इन्होंने देखा कि वहां के लोगों के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, शोषण होता है। तो उन लोगों के लिए उन्होंने क्या चला, वहां पर लोगों को एकजुट किया और उन लोगों के लिए क्या चला है, सत्याग्रह। क्या चला है? सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह। बेटा आग्रह मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। ठीक है, गुजारिश करना। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्य मतलब इनका कहना ये था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपकी जो लड़ाई, आपकी जो जंग है, जो
अन्याय अन्याय के विरुद्ध है। तो आपको उस व्यक्ति या उस संस्था से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आप बस उस व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ दो और उसे मजबूर कर दो हार मानने के लिए, बिना हिंसा का मार्ग अपनाए हुए अहिंसक तरीके से। ठीक है, इनका सिद्धांत मेनली यही था, सत्य और अहिंसा। ठीक है, जब ये 9 जनवरी 1915 में भारत आया, वापसी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अब मैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। बेटा इनकी एक आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपकी कक्षा 10वीं में भी इंग्लिश की बुक में, उसमें इन्होंने बताया इन्होंने 28 वर्षों तक जेल कारावास में काटे देश की आजादी के लिए, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है वहां का? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। ठीक है बेटा, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए, गांधी जी के वहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया और सरकार को क्या है? घुटनों पे ला दिया, हारने पे मजबूर कर दिया। तो गांधी जी की जो छवि थी वो विख्यात हो गई, वो ख्याति प्राप्त हो गई, उन्हें प्रसिद्ध हो गए। वो जब वो प्रसिद्ध हुए, इंडिया में पता चला हाँ कोई एक व्यक्ति है जिसने वहां पर शासन को, जो शासन कर रही सरकार, उसे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। वो व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी। इनके बारे में पता चला, हालांकि इनके साथ वहां पर भी इंसिडेंट हुआ था, तो इन्हें बहुत वैसे लगा। तो इन्होंने सोचा, जब ये इंडिया, इन्होंने सोचा मैं 1 साल तक क्या करूंगा? भ्रमण करूंगा पूरे देश का। जो इनके राजनीतिक गुरु तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने राजनीतिक गुरु से मिले, जाना समझा, तो उनसे बातचीत की। इनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने इनसे बात की और फिर बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं 1 साल तक देश का भ्रमण करूंगा, घूमूंगा और पता लगाऊंगा कि हाँ ये भी गुलाम देश है क्या? जो उनके साथ वहां पर हो रहा है ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। जब इन्होंने घूमा और पता लगाया हाँ यहाँ तो स्थिति और भी बेकार है, तो गांधी जी ने क्या किया? पहले कोट पैंट पहनते थे, टाई लगाते थे, कैप पहनते थे। उन्होंने कहा लोगों की परेशानी समझनी है तो पहले लोगों के बीच में लोगों जैसा बनना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने अपने वीआईपी कपड़ों को त्याग दिया और साधारण कपड़े, धोती होती है, सब पहन ली और लोगों की परेशानी समझना चालू कर दिया। जब परेशानी समझे तो 1917 में एक इंसिडेंट उनके सामने आया जो था पहला सत्याग्रह। कहाँ पर? चंपारण में एक व्यक्ति था रामचंद्र शुक्ल। उसने गांधी जी को इतना प्रेरित किया कि हम परेशान हैं, हमारे जो चंपारण जिला है बिहार में, उसमें दमनकारी बागान व्यवस्था लागू है और हमने नील की खेती की थी। अब ब्रिटिश सरकार कह रही है या तो हमें कम दामों पे बेचो या फिर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तो बेचे किसे? और अगर कम दामों पे बेचते तो जो हमने पैसे लेके खेती की है और जो इस पे लगान देना और जो अपना घर चलाना वो कैसे होगा? तो ऐसा क्यों कर रही ब्रिटिश सरकार? क्योंकि जापान ने नील की खोज कर ली थी, एक आर्टिफिशियल नील कह सकता हूँ, नील की खोज कर ली थी। तो इसलिए ब्रिटिश शासन ऐसे कह रहे हैं हम तो उनसे लेंगे, वो सस्ता भी था अच्छा भी, या फिर आप सस्ता दो या फिर आप अपने पास रखो, लगान भी चुकाना था। तो रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को बहुत प्रेरित किया कि आप चलिए हमारे साथ। गांधी जी ने कहा हाँ देखता हूँ। फिर वो जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ जाते गए और उन्होंने प्रेरित किया और गांधी जी उनके कहने पे कहा है चंपारण बिहार 1917, और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह
वहाँ चलाया। गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया, लोगों को एकजुट किया, लोगों को पता चला कोई गांधी जी आए, लोग एकजुट हुए और लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ धरना दिया। पहला सत्याग्रह था और ब्रिटिश सरकार वहाँ पर इनकी बात मानने पे तैयार हो गई। इस तरीके से महात्मा गांधी की इंडिया में पहली कामयाबी थी। जब ये इसमें सफल हुए तो लोगों को पता चला एक व्यक्ति है जिसने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार को हरा दिया। वो व्यक्ति कौन है, क्यों मानी ब्रिटिश सरकार उसके बाद? क्योंकि आप सपोज करें एक व्यक्ति अकेले आवाज उठाता है तो कोई नहीं सुनता, वही 10,000 व्यक्ति एक साथ किसी मुद्दे पे आवाज उठाते तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। क्यों गंभीरता से लिया जाता है बेटा? क्योंकि एकता में ही ताकत है, एकता में ही ताकत है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। यदि आप एक समूह के साथ मिलके चलोगे, एकता में यकीन रखोगे, तभी कुछ हो सकता। तो गांधी जी लोगों को अपने भाषण दे, क्योंकि ये बैरिस्टर थे, एक लोगों को एकजुट कर लेते थे, ठीक है। फिर ये जब सफल हुए तो पता चला कि हाँ कोई गांधी नाम का व्यक्ति है। फिर दूसरा एक खेड़ा, गुजरात में एक जिला था खेड़ा, वहां पर प्लेग की महामारी फैल गई थी और फसल क्या हो गई थी, खराब। और जो किसान थे लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने कहा सरकार से कि भाई हमें लगान चुकाने में क्या दी जाए, लगान में ढील दी जाए। क्या दी जाए? लगान में ढील दी जाए। एक तो वक्त में भी ढील दो, प्लस में लगान भी थोड़ा सा ढील दो, कम करो। किसान ने कहा, ब्रिटिश सरकार ने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, मत मानो। हम किसे बुला रहे? गांधी जी को। इन्होंने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी आए और गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह चलाए। फिर से ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ा। जब ब्रिटिश सरकार मान गए फिर से पॉपुलर हुए। हाँ, ये बात याद रखना बेटा कि इस सत्याग्रह को किसानों का सत्याग्रह कहते हैं। ये भी किसानों का, लेकिन नील की खेती, दमनकारी व्यवस्था या फिर पहला सत्याग्रह। ये प्लेग की महामारी, फसल खराब होने या किसानों का सत्याग्रह, लगानों में ढील की बात, ठीक है। यही आपका मैप में आएगा, इसलिए इसे अच्छे से याद करना, ठीक है। फिर पता चला सूती कपड़ा मिल अहमदाबाद में, गुजरात में, वहां पर जो मजदूर थे उनके बोनस से संबंधित कुछ मसला था, बोनस से संबंधित मसला था। इन्होंने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने वहां पर गांधी जी आए और गांधी जी किस पे बैठ गए? भूख हड़ताल। पहली भूख हड़ताल का की गांधी जी ने, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में की, पहली, ठीक है। गांधी जी पहली भूख हड़ताल पर बैठ गए और गांधी जी ने मजदूरों के लिए सत्याग्रह चलाया और उसमें भी वो सफल हो गए, उसमें भी वो सफल रहे, ठीक है बेटा। पहला सत्याग्रह कहाँ चला? अहमदाबाद। पहला सत्याग्रह चंपारण, बिहार में। ये आपका मैप में भी आएगा पॉइंट वाइज। मैंने आपको मैप याद करवा रखा है, वहां से आप वीडियो देखिए मेरी मैप की। बिहार का है, गुजरात का है, ये सब देखिए। फिर उसमें टिक लगा हुआ आएगा, उसमें खाली आपको चिन्हित पहचान है, ये बिहार है तो यानी कि इसमें चंपारण है। यदि आपको क्वेश्चन ना भी आए तब भी आप आराम से कर सकते हो। पहला सत्याग्रह बिहार, चंपारण। दूसरा खेड़ा, गुजरात। तीसरा अहमदाबाद। बेटा इसमें समझने वाली बात या याद करने वाली बात ये है, ये भी किसानों के लिए हुआ, ये भी किसानों के लिए हुआ। ये किसके लिए हुआ? मजदूरों के लिए। किसके लिए हुआ? मजदूरों के लिए। तो पेपर में आपको बस मजदूर देखते समझ जाना है अहमदाबाद, या फिर पहली भूख हड़ताल बोले तो भी अहमदाबाद, मिल बोले तब भी अहमदाबाद। हाँ, किसानों का सत्याग्रह बोले तो खेड़ा और नील की खेती तो चंपारण। तो बेटा आपके जो पार्ट 1 है यहीं पे फिनिश होता है। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।